IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कुकैस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में जानेंगे। इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है, इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाता है, मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पे पड़ता है, समाज के किस किस वर्ग पे नेगेटिव पड़ता है और किस पर पॉजिटिव पड़ता है, हम यहाँ डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत आसान ये टॉपिक है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। अगर कहीं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगर इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन होता क्या है, मुद्रास्फीति के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है और मुद्रास्फीति के बढ़ने से किसको नुकसान होता है, हमें यहाँ पे बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मुद्रास्फीति के बारे में अगर बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा में इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ होता है फैलाव या वृद्धि होना। एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। याद रखिएगा, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई भी वस्तु हो और उसकी कीमत में अगर लगातार वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है, तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति कहते हैं। ये क्यों होती है यही हमें समझना है। तो कीमत क्यों ज़्यादा बढ़ती है? क्योंकि उत्पादन, देखिए आप याद रखिएगा, उत्पादन जो होता है उसकी स्पीड अलग होती है। उत्पादन अपने एक क्रम में होता है, धीरे धीरे उत्पादन होता है, लेकिन जो उपभोग होता है, उपभोग का जो स्तर होता है, उपभोग की जो क्या कहते हैं स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है अगर है किसी देश की, जैसे भारत जनसंख्या ज़्यादा है तो उपभोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो उत्पादन होता है वो अपनी स्पीड में ही होता है। वो एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, जबकि जो उपभोग होता है वो एक जो है गुणात्मक प्रक्रिया के तहत लोग ज़्यादा खाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उत्पादन कम हो रहा हो और जो है लोग ज़्यादा खाएंगे तो बाजार में वस्तुओं की कमी हो जाएगी, तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ होता है मुद्रा के मूल्य में कमी होना, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि मुद्रा के मूल्य का गिरना, मतलब यह होता है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। अगर मान लीजिए भारत के हर व्यक्ति को जो है 1-1 लाख रुपए अभी दे दिया जाए, तो 1 लाख रुपए अगर दे दिया जाए, सबको दे दिया जाए, तो मुद्रा का मूल्य आपकी नज़र में गिर जाएगा, क्योंकि सबके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। और मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा जब आता है तो लोग ज़्यादा उपभोग करते हैं। कोई मोबाइल खरीदेगा, कोई फ्रिज खरीदेगा, कोई जो है अलग अलग सामान खरीदना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा आ गया। अब पैसा ज़्यादा आने से मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है, उस व्यक्ति के, उस जो है देश में लोगों के नज़र में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। ऐसी स्थिति में लोग ज़्यादा उपभोग करते हैं, और जब ज़्यादा उपभोग करेंगे तो उससे क्या होगा, वस्तुओं की कीमत लगातार क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और मुद्रा जो है इसी क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो जैसे जैसे याद रखिएगा, लोग ज़्यादा खाएंगे तो उससे क्या होगा, उत्पादन तो कम हो रहा है लेकिन उपभोग ज़्यादा हो रहा है, तो वस्तुओं की कीमत क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जब वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो उसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से एक साधारण भाषा में समझना है कि जब मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाए और लगातार वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती रहे तो उसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। इसी को हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी परिभाषा पूछ देते हैं, तो कभी मुद्रास्फीति को नियंत्रण के उपाय पूछ देते हैं, तो कभी मुद्रास्फीति का प्रभाव पूछा जाता है। इसी को हमें समझना है। इसको बहुत अच्छे समझने की जरूरत यह है, इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और इन्फ्लेशन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लगातार करंट अफेयर की चीज़ें हैं, और करंट अफेयर में लगातार उतार चढ़ाव कीमतों में आता रहता है, और लगातार RBI जो है इसके लिए काम करती है। इसलिए याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रास्फीति कहते किसको है। तो याद रखना, यहाँ साफ साफ लिखा है कि फैलाव या वृद्धि। तो फैलाव वृद्धि किसकी हो रही है, कीमतों में वृद्धि हो रही है। और जब किसी भी वस्तु की कीमत में निरंतर वृद्धि तब होती है जब मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, अर्थात मुद्रा का वैल्यू कम हो जाए आपकी नज़र में। तो आप क्या करेंगे, हर चीज़ ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा उपभोग करेंगे, ज़्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे। और मार्केट में अगर वस्तुएं ज़्यादा नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर महंगाई आ जाएगी। तो जो वस्तु, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ और तरीके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप एक मोबाइल लेने जाते हैं और मोबाइल का कीमत है आपका, याद रखिएगा, 10,000 में आपको मोबाइल मिल रहा हो, लेकिन आप पता चला कि मोबाइल कम है लेकिन लेने वाले ज़्यादा हैं, तो दुकानदार क्या करेगा, जो है
मोबाइल का दाम बढ़ा करके वो 15,000 कर सकता है, वो 20,000 कर सकता है। अब उससे क्या होगा कि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो गई। क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि जितने लोग मोबाइल लेने गए हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन मोबाइल क्या है, कम है। ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य तो गिर गया उनके सामने, मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं है। अब मोबाइल उनको लेना ही है। अब ऐसी स्थिति में वो दुकानदार क्या करता है, उसके दाम बढ़ा देता है। तो याद रखिएगा, जब निरंतर वृद्धि होती है, और कब निरंतर वृद्धि होगी, जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और लोग ज़्यादा उपभोग करते हैं, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से समझाने का इसलिए प्रयास किया हूँ कि दिमाग में आपकी ये बातें बैठ जाएं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक होता है कि लोग जल्दी याद करते हैं और तो जल्दी इसको भूल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरे शब्दों में, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रा का मूल्य का गिरना का मतलब होता है मुद्रा का वैल्यू हमारी नज़र में गिर जाता है। ऐसी स्थिति में जब मुद्रा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम बहुत सारा वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में वस्तुओं का मार्केट में कमी हो जाती है और वस्तुओं के दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना और मुद्रा के मूल्य में का गिरना, इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन, ठीक है, में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि होती है, तो मुद्रास्फीति अधिक हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब, याद रखना, उत्पादन तो कम होता है क्योंकि उत्पादन की अपनी एक स्पीड होती है, लेकिन लोग मुद्रा का प्रचलन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और मुद्रा का प्रचलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके सामने पैसा ज़्यादा है, और जब पैसा ज़्यादा होता है तो वस्तुओं का जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होता है, वो गिर जाता है। इसी वजह से लोग ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं, इसी से इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है। तो कीमतों में अगर निरंतर वृद्धि होती है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं? तो मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है। पहला होता है मांग प्रेरित स्फीति होती है। तो मांग प्रेरित स्फीति क्या होती है? इसका मतलब होता है कि डिमांड पे, याद रखना, पूरी अर्थव्यवस्था है वो डिमांड और सप्लाई पे ही काम करती है। तो याद रखना, जो है मांग के आधार पे पहले क्या होगा, मांग अधिक होगी। जब किसी वस्तु की मांग अधिक होगी तो आपूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल की कीमत, मतलब मार्केट में मोबाइल की अगर डिमांड ज़्यादा है, तो क्योंकि उस मोबाइल का उत्पादन तो अपनी स्पीड से होगा, तो आपूर्ति मोबाइल की बाजार में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब मोबाइल की आपूर्ति बाजार में कम हो जाएगी तो दुकानदार कीमतों में वृद्धि कर देगा, किसके, मोबाइल के। और जब कीमतों में वृद्धि मोबाइल की हो जाएगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाएगी। अब मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाएगी, जब कम हो जाएगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। बहुत सिंपल है कि ये मांग पर आधारित है। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी आपूर्ति कम होगी, क्योंकि उत्पादन अपनी स्पीड में होता है, डिमांड अधिक हो जाती है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है। और जैसे डिमांड अधिक होगी और आपूर्ति कम होगी तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति अपने आप बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से इसको आपको समझ लेना है। ठीक है, आगे यहाँ इसी चीज को समझाया गया है, लिखा है मांग प्रेरित स्फीति उस समय उत्पन्न होती है जब चालू कीमतों पर, चालू कीमतें मतलब होता है जिस कीमत पे वस्तु आज जो सामान बिक रहा है, एक होता है एमआरपी होता है, एक होता है जिस कीमत पे सामान आज बिक रहा हो। ठीक है, तो चालू कीमतों पर वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए कुल मांग इसकी कुल आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है। याद रखना, कुल मांग की तुलना में कुल आपूर्ति क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अर्थात जब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि उसी अनुपात में न हो, ऐसी स्थिति को हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाया गया है कि जब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, मुद्रा बहुत ज़्यादा आपके पास आ जाए तो मुद्रा का वैल्यू गिर जाता है। ठीक है, और उत्पादन में वृद्धि उसी अनुपात में नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। इसको कहते हैं डिमांड जो है पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हमें अच्छे से यहाँ पर समझ लेना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में हमें पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है लागत जो है प्रेरित स्फीति होती है, तो एक होता है डिमांड, एक होता है कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, वस्तु सेवा की लागत में वृद्धि हो जाती है। जब वस्तु या सेवा की लागत में वृद्धि हो, ठीक है, लागत मतलब क्या होता है, मान लो किसी मोबाइल का हम उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन मतलब मोबाइल को बनाने में लागत ज़्यादा लग रही है, तो उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर एक मोबाइल को बनाने में ज़्यादा पैसा लग रहा हो तो उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, बाजार में आपूर्ति मोबाइल की कम हो जाएगी। जब मोबाइल की आपूर्ति कम हो जाएगी तो मांग अधिक हो जाती है, क्योंकि जनसंख्या तो अपने हिसाब से डिमांड तो करती रहेगी, तो मांग क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो कीमतों में क्या हो जाएगी,
वृद्धि हो जाएगी। अब आप समझो कि बाजार में आपूर्ति कम है मोबाइल की, लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब कीमत बढ़ जाएगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाएगी और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। इसी चीज को यहाँ चार्ट के माध्यम से ये समझाया गया है, स्टेप बाय स्टेप कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जिससे आपको समझ में अच्छे से ये आ जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को यहाँ समझाया गया है कि इसी प्रकार लागत प्रेरित स्फीति उस स्थिति का घोतक है जब लागत में वृद्धि हो जाने के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि होने लगती है। मतलब कि लागत में अगर वृद्धि होती है तो कीमतों में भी वृद्धि होगी। क्यों? जैसे मान लो एक मोबाइल को बनाने में हमने लगाया 10,000 रुपया, अब 10,000 रुपया हमने लगाया, लागत लगाया, अब कीमतों में वृद्धि जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा लागत लगा के हम मोबाइल बनाएंगे तो उसको बेचेंगे भी हम ज़्यादा लागत में, ज़्यादा कीमत में बेचेंगे। मजदूरी प्रेरित और लाभ प्रेरित कारकों के कारण जब कीमतों में वृद्धि होती है तो उससे लागत जन्य स्फीति उत्पन्न होती है। इस प्रकार की स्थिति में श्रम की उत्पादकता की अपेक्षा मजदूरी अधिक तीव्रता से बढ़ने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब ज़्यादा डिमांड होगी किसी चीज़ की होगी और लागत ज़्यादा लगेगी, और जब उत्पादन उस स्पीड से नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है वस्तुओं की उत्पादकता की अपेक्षा मजदूरी अधिक हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन तो अपने हिसाब से हो रहा है लेकिन मजदूरी अधिक तीव्र गति से बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि लोग जो है काम तो कर रहे हैं लेकिन उत्पादन उतने तरीके से हो नहीं रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार कितने होते हैं, मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है ये भी हमें जानना है। तो मुद्रास्फीति एक होती है रेंगती या मंद स्फीति होती है। ये क्या होता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है जो है वो रेंगते हुए चल रहा है। तो रेंगते हुए मतलब ये हुआ कि महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेंगते हुए चलना। रेंगते हुए मतलब ये हो गया, रेंगते कहो चाहे मंद स्फीति कहो, ठीक है, धीरे धीरे मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो मुद्रास्फीति जब धीरे धीरे बढ़ती है, रेंगते हुए बढ़ती है, तो उसकी परिभाषा क्या है? ठीक है, तो परिभाषा ये है कि जब लिखा है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर 3% अथवा इससे कम हो तो इसे रेंगती या मंद स्फीति कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो है मंद या रेंगती मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन ये होगा, ऑप्शन ये होगा कि मुद्रास्फीति की दर जब 3% या उससे कम हो। ठीक है, ऑप्शन अगर यही दिया जाएगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नम्र स्फीति को विकासशील अर्थव्यवस्था में वंचित माना जाता है क्योंकि इससे अधिक आर्थिक क्रियाएं प्रेरित होती हैं। ठीक है, तो जब कीमत धीरे धीरे बढ़ती है तो उससे आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, प्रेरित होती हैं और लोग अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। लेकिन अगर अचानक दाम बढ़ जाएगा, मतलब कीमतें बढ़ जाएंगी, तब वो देश के लिए घातक हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना रेंगती हुई मुद्रास्फीति को मैंने इसे समझाया है इस मैप के माध्यम से, जिससे आपको समझ में बिल्कुल आ जाए। और 3% या उससे कम जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसी को रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मतलब एक नॉर्मल तरीके से जब कोई वॉक करता है तो उसको कहते हैं। लिखा है जब 3 से लेकर 10% के बीच में मुद्रास्फीति जब ग्रो करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि इस स्थिति में जब कीमतों में वृद्धि की दर 3% से 6% प्रतिवर्ष के बीच अथवा 10% से कम हो तो वह चलती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। त्यागना 3 मिनिमम और 10 जो है अधिकतम के बीच में जब मुद्रास्फीति की दर होती है तो उसे हम कहते हैं जो है चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। जब 10% से अधिक हो जाए तो रनिंग इन्फ्लेशन होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति आप देख सकते हैं, ये जो है अब दौड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कब होती है? लिखा है बढ़ती हुई कीमतों की दर में तीव्र वृद्धि को दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। अर्थात जब मुद्रास्फीति की दर 10% से 20% के मध्य होती है तो उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट है, इसको हमें समझ लेना है। तो रेंगती हुई क्या है, चलती हुई क्या है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, यही सारे जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे ये हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। एक होती है कूदती हुई मुद्रास्फीति। कूदती हुई मतलब यह हुआ कि जंप करती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, तो कूदती हुई मुद्रास्फीति क्या है? ऐसी स्थिति जब वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में 2 अंकीय या 3 अंकीय वृद्धि
मतलब वृद्धि की दर बढ़ती है तो मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक हो जाती है तो उसे हम कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तो जब 20% से अधिक हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कूदती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसी चीज को हमें यहाँ पर समझना है। तो रेंगती हुई किसे कहते हैं, चलती हुई किसे कहते हैं, दौड़ती किसे कहते हैं, कूदती किसे कहते हैं, यही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसको अच्छे से हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग अतिस्फीति या हाइपर स्फीति किसे कहते हैं। लिखा है जब स्फीति की दर 3 अंकों से भी अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइपर कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइपर स्फीति, या इसे कहते हैं हम लोग अतिस्फीति कहा जाता है। तो ये क्या होता है, सबसे आगे निकल जाती है। हाइपर स्फीति की चर्चा सर्वप्रथम फिलिप जो है केंगन ने की थी। हाइपर स्फीति की स्थिति में पत्र मुद्रा जो पेपर करेंसी होती है वो व्यर्थ हो जाती है, अर्थात मुद्रा के से लोगों का विश्वास उठ जाता है, क्योंकि इतना पैसा लोगों के पास आ जाता है कि ऐसी स्थिति में जो है लोगों का विश्वास पैसे से उठ जाता है। तो याद रखना, ये सबसे जो है एक तरह से अधिकतम जो है ये मुद्रास्फीति का एक प्रभाव है। अब है आपका खुली या दबी स्फीति किसे कहते हैं। लिखा है जब स्फीति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो तथा मूल स्तर स्वतः ऊपर आ जाता है तो इस प्रकार की स्फीति को उचित नीतियों के द्वारा ही सीमा में रखने का प्रयास किया जाता है। तो याद रखना, जो स्वतः जिसको नियंत्रण ना किया जा सके, स्वतः वो बढ़ती रहे तो उसे क्या कहते हैं, खुली ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। जिसके फलस्वरूप मूल्य स्तर उतना ऊंचा नहीं दिखाई देता जितना वह वास्तविक रूप में हो सकता है। इस स्थिति में स्फीति के लक्षण रहते तो हैं पर उभर के सामने नहीं आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दबी हुई स्फीति कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मुद्रास्फीति के प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं कि मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पे ज़्यादा पड़ता है। तो एक आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि मुद्रास्फीति का जो प्रभाव होता है, लाभ पाने वाला वर्ग कौन है और हानि पाने वाला वर्ग कौन है। अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति बढ़ती है तो किसको लाभ होगा और किसको हानि होगी, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो किसको लाभ होगा। तो लिखा है व्यापारी वर्ग को, उत्पादक को, आयातक को, रोजगार पाने वाला जो रोजगार कर रहा है उसको, कृषक को, ऋणी को, उत्पादन करने वाले को, और जो है उत्पादन जहाँ हो रहा हो, सार्वजनिक व्यय को लाभ होता है, और जो आपका जो है परिवर्तनशील आय जो समूह होता है उसको लाभ हो जाता है। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते हैं। आप इसको अगर पेपर अच्छे से देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दूसरी तरफ मुद्रास्फीति का अगर प्रभाव बढ़ रही है तो किसको हानि होती है, उपभोक्ता को हानि होती है, क्योंकि उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ऋणदाता को हानि होती है। ठीक है, पेंशन भोगी को हानि होती है। निर्यात, इससे निर्यात पर बुरा असर पड़ता है। स्थिर आय वर्ग वालों को नुकसान होता है। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक बचत इस कम हो पाता है। इसके अलावा जो है बचत खाता अकाउंट रखने वाले को भी नुकसान होता है, जो सेविंग अकाउंट रखते हैं उनको नुकसान होता है, और साहूकारों को भी नुकसान होता है। तो साहूकारों को नुकसान हो रहा है, लेकिन जो ऋणी है जो है उसको क्या हो रहा है, वो लाभ हो रहा है, और ऋणदाता जो है उसको नुकसान होता है। तो यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने और समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय क्या है, मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो दो तरीका है, आप यहाँ देखो साफ साफ लिखा है। एक तरफ लिखा है राजकोषीय उपाय, सरकारी प्रयास। एक तरफ लिखा है मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय आरबीआई करती है, ये बात याद रखना, मौद्रिक उपाय आरबीआई करती है, और जो राजकोषीय उपाय है वो सरकार द्वारा किया जाता है। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार क्या करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या करती है, और जो सरकार उपाय करती है उसको राजकोषीय उपाय कहा जाता है। तो करारोपण में वृद्धि कर देती है, कर की मात्रा बढ़ा देगी। अब जब अगर कर की मात्रा बढ़ा देगी तो लोग ज़्यादा पैसा कर के रूप में देंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो है लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आने से क्या हो गया, मुद्रा का वैल्यू गिर गया है। जब सरकार क्या करती है, जब उस समय कर की मात्रा, आयकर बढ़ा देगी, मान लो जैसे आयकर है, अब आयकर बढ़ा दिया सरकार ने तो लोग ज़्यादा पैसा देंगे आयकर। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोगों के पास पैसा कमी हो जाएगी, और जब पैसा कमी हो जाएगी तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे नहीं। दूसरा, सार्वजनिक व्यय में कमी करती है सरकार, जो सार्वजनिक व्यय होता है उसमें कमी करती है। ऋणों में वृद्धि करती है सरकार। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाइयां करती हैं। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नियंत्रण करती है, और आय में वृद्धि करती है सरकार, आयात में। तब इससे जो है मुद्रास्फीति को जो रोका जा सकता है।
अब बात करते हैं मौद्रिक उपाय की बात करते हैं। तो मौद्रिक उपाय अगर बात करते हैं तो मौद्रिक उपाय कौन करता है? आरबीआई करती है। तो उसमें सबसे पहले क्या करती है? सीआरआर में वृद्धि। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। और कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? क्या देखना, ये जो है एक नगद पैसा होता है जो बैंक जो है आरबीआई के पास रखता है, तो उसे कहते हैं सीआरआर। दूसरा है आपका एसएलआर में वृद्धि करती है। इसका मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। ये कुछ पैसा बैंक जो है बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। रेपो दर में वृद्धि करती है वो आरबीआई, और रिवर्स रेपो दर में भी वृद्धि कर देती है, और बैंक दर में भी वृद्धि कर देगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? इससे मार्केट से पैसा गायब हो जाएगा और लोगों के पास पैसा रहेगा नहीं, तो लोग खरीदारी नहीं करेंगे। तो मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है, ये बात याद रखिएगा कि मुद्रास्फीति का प्रभाव, इसको अच्छे से याद रखना। और मुद्रास्फीति का उपाय कैसे होता है, मतलब उसको नियंत्रण करने का उपाय कौन करता है? तो सरकार भी करती है, आरबीआई भी करती है। तो दोनों का अलग अलग तरीके हैं, इसको हमें याद रखना होगा। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका मुद्रास्फीति का मापन कैसे होता है? तो मुद्रास्फीति का जो माप किया जाता है, पहला आपका थोक मूल्य सूचकांक होता है। तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए पहले थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? तो इसका प्रकाशन आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत केवल वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक ज्ञात किया जाता है, सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो याद रखना, जब थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो उसमें हम सर्विस को शामिल नहीं करते हैं, केवल हम वो गुड्स को शामिल करते हैं, अर्थात वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011 और 12 है। आज भी यही है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये होता है जो लोग उपभोग करते हैं उसका अलग सूचकांक बनता है, और इसको एक नाम और दिया गया है, नव उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। लिखा है वर्ष 2001 में डॉक्टर जो है सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उपयुक्त सूचकांक एक विशिष्ट वर्ग से संबंधित है, इसीलिए कीमत स्तर में भिन्नताओं का पता लगाना कठिन है। तो रंगराजन समिति की सिफारिश पर जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया गया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मुद्रास्फीति की मांग किन किन आधारों पर की जाती है, तो आपको बताना होगा मुद्रास्फीति की माप जो होती है, एक होता है आपका थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, और दूसरा है आपका कौन सा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। इन्हीं आधारों पर मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है, उसका मापन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है ये सभी सूचकांक जो है एससीओ द्वारा प्रत्येक महीने प्रकाशित किए जाते हैं, और इसका आधार वर्ष 2011 और 12 है। ठीक है, यह भी याद रखना, दोनों का आधार वर्ष सेम है। ठीक है, अब आप ये भी याद रखिएगा, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है वो 3 होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण अलग होता है, क्योंकि गांव के लोगों की क्रय शक्ति अलग होती है, खरीदने की पावर अलग होती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी होता है, शहरों के लोगों के खरीदने की पावर अलग होती है, वो अलग वस्तुओं को अलग अलग ज़्यादा दाम पे भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ की आय ज़्यादा होती है और गांव की आय कम होती है, तो इसीलिए दोनों को अलग किया गया। एक है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों को शामिल कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त। तो वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3 आधार है, शहरी अलग, गाँव अलग और आपका संयुक्त अलग। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति की बात करेंगे, मतलब मुद्रास्फीति का ठीक उल्टा क्या होता है। तो मुद्रास्फीति का जो ठीक उल्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन कहते हैं या मुद्रा विस्फीति कहते हैं। ये क्या होता है? मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। इन्फ्लेशन में मुद्रा का मूल्य घटता था, लेकिन मुद्रा संकुचन में मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं का मूल्य घट जाता है, और इन्फ्लेशन में वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। वास्तव में मुद्रा संकुचन भी मूल रूप से सरकारी नीतियों के कारण ही होता है। तो अगर पूछा जाए मुद्रास्फीति का उल्टा क्या है, तो मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिफ्लेशन कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना, यही उसका ठीक उल्टा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पॉइंट ये भी है, मुद्रा का उन्मूलन किसे कहते हैं और भारत में मुद्रा का उन्मूलन कितनी बार किया गया है। तो लिखा है जब किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा के मूल्य को अन्य देशों की मुद्राओं के मूल्य की अपेक्षा जानबूझकर कम कर देती है तो उसे मुद्रा उन्मूलन कहा जाता है। याद रखना, जब जानबूझ करके मुद्रा के मूल्य को कम कर दिया जाए किसी दूसरे देश की मुद्रा से, तो उसे हम मुद्रा
उन्मूलन कहते हैं। बहुत आसान तरीके से परिभाषा को बताया गया है, आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे कि मुद्रा का उन्मूलन का मतलब साफ साफ यही है कि जब हम किसी दूसरे देश की मुद्रा से अपने देश की मुद्रा के जानबूझकर उसके मूल्य में हम क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं मुद्रा उन्मूलन कहते हैं। इसी चीज को यहाँ समझाया गया, इसी चीज को आपको यहाँ पर समझ लेना है। इससे क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, मुद्रा उन्मूलन क्यों किया जाता है। तो उद्देश्य ये होता है कि भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाना, आयात को कम करना और निर्यात में वृद्धि करना। तो जब आयात में कमी करनी हो, निर्यात में वृद्धि करनी हो या भुगतान संतुलन को ठीक करना हो, तो सरकार क्या करती है, मुद्रा का उन्मूलन कर देती है। इसी चीज को हमें यहाँ समझना होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यह रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे ये मैंने बताया है। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का उन्मूलन हो चुका है। एक बार 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, एक बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के समय में, 1991 में सीवी चंद्रशेखर के समय में 3 बार मुद्रा का उन्मूलन किया गया है भारत में। ये तीनों याद रखना, एक बार 49 में, 66 में और तीसरी बार 91 में। ठीक है, आगे लिखा है मुद्रा का उन्मूलन और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों के अनुसार ही होता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसी के जो है निर्देशानुसार ही कोई देश मुद्रा का उन्मूलन कर सकता है और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता भी कर सकता है, मतलब अपने मुद्रा को, अपने रुपए को बदल सकता है पूर्ण रूप से, ये भी कर सकता है। किसके निर्देश पर, IMF के निर्देश पर। तो ये जो है वीडियो मैंने जो है इन्फ्लेशन के बारे में बताने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको दोबारा इसको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।